नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अचानक बदल गए। ट्रंप, जो पहले तक इजरायल को हमले के लिए खुला समर्थन दे रहे थे, अब वो इजरायली सेना की गजा से वापसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप की इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात होनी है। इस दौरान दोनों नेता गजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और नेतन्याहू ने भी संकेत दिए हैं कि गजा पर कोई समझौता हो सकता है। तो इजरायल पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाएंगे ट्रंप और क्यों बदले अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देंगे ट्रंप के फैसले। अमेरिकी राष्ट्रपति पर भड़का ईरान। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लेकर किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में फूटा 70 सालों का गुस्सा। हजारों लोग सड़कों पर कर रहे प्रदर्शन। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। इंटरनेट किया गया बंद। अमेरिका में शटडाउन का बढ़ा खतरा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव। बैकफुट पर आए राष्ट्रपति ट्रंप, बुलाई बैठक। और चलते चलते में देखेंगे 11,000 साल पुरानी रहस्यमयी मूर्ति को 7 चेहरों में छिपा गहरा राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने जा रहा अमेरिका। 2500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल डील पर रूस बोला, हर हमले का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। नेपाल के बाद पेरू में जेंजी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार को लेकर सड़कों पर उतरे जेंजी। जापानी एनिमे कैरेक्टर लूफी को बनाया रोल मॉडल। भारत के चिकन नेक को लेकर बड़ी साजिश। बांग्लादेश के अंतरिम पीएम यूनुस ने अपने दूत को आईएसआई से मिलने भेजा पाकिस्तान। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के परमाणु रक्षा समझौते में ईरान की भी हो सकती है एंट्री। खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी ने सामूहिक रक्षा समझौते के दिए संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल चाहिए और इस नोबेल को हासिल करने का तरीका उन्हें यूरोप की तरफ से बता भी दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसके लिए ट्रंप को नोबेल प्राइज का फॉर्मूला बताया था। कहा था कि अगर वो गजा में चल रही जंग को रुकवा देते हैं और इजरायली फौज को गजा से बाहर करवा दे तो फ्रांस उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट करेगा। ट्रंप चाहेंगे तो गजा में इजरायली हमले तुरंत रुक जाएंगे। और अब ट्रंप की तरफ से भी जो संकेत मिल रहे हैं उसमें गजा के लिए राहत भरी खबर की उम्मीद बढ़ती दिख रही है। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच कुछ ही घंटों बाद बैठक होने वाली है और यह बैठक गजा शांति प्रस्ताव को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की थी और इस बैठक में ट्रंप ने क्षेत्र में स्थायी युद्ध विराम के लिए 21 सूत्रीय योजना पेश की थी। पहली बार ट्रंप की योजना में गजा पर इजरायल के नियंत्रण का विरोध किया गया था। ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि गजा पर हमारे पास एक डील है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा समझौता होगा जिससे बंधकों को वापस लाया जा सकेगा। यह एक ऐसा समझौता होगा जिससे युद्ध समाप्त होगा। यह शांति स्थापित करेगा। ट्रंप ने युद्ध विराम का संकेत देते हुए कहा कि हमारे पास मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है। हम सब पहली बार किसी खास काम के लिए तैयार हैं। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। दरअसल ट्रंप की जो योजना है उसमें 48 घंटों में सीज फायर, हमास के कब्जे में मौजूद 20 जिंदा बंधकों और 28 शवों की रिहाई, हमास के हमलावर हथियारों को नष्ट करना और संगठन के सदस्यों के लिए माफी के साथ ही उन्हें सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता देना भी शामिल है। इसके अलावा जरूरी सुधारों के बाद भविष्य में फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की संभावना भी जताई गई है। ट्रंप की योजना में गजा से इजरायल की पूर्ण वापसी की भी बात शामिल है। ट्रंप का बयान बता रहा है कि उनका रुख अब गजा को लेकर बदल रहा है और इसका असर इजरायल पर भी दिखाई दे रहा है। ट्रंप से मुलाकात से पहले इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिए कि गजा को लेकर कोई बड़ा समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम गजा में शांति लाने के मामले में काम कर रहे हैं। इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हम राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसे सफल बना सकते हैं। नेतन्याहू के इन तेवरों से साफ है कि अगर ट्रंप दबाव बनाएंगे तो वो समझौता करने को तैयार है। दरअसल नेतन्याहू पर पहले से ही दुनिया भर के देशों का दबाव है। अमेरिका के कई सहयोगी और यूरोप के प्रमुख देश फलस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दे रहे हैं। अमेरिका पर भी इस युद्ध को रुकवाने का दबाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ इजरायल के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी विचार कर रहा है और उसके खिलाफ खेल और सांस्कृतिक बहिष्कार के प्रयास भी तेज हो गए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और इसीलिए अब वो इजरायल को बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश में है। इसके लिए ही व्हाइट हाउस में बैठक रखी गई है और जो 21 सूत्रीय प्रस्ताव ट्रंप ने अरब देशों के सामने रखा था, उसी पर नेतन्याहू के साथ समझौते की कोशिश होगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान पर यूएन की तरफ से 10 साल पुराने सख्त प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। यूएन के प्रतिबंधों के बाद विदेशों में ईरानी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया। उसके साथ ही हथियारों के सौदे रोक दिए गए। ये प्रतिबंध स्नैपबैक नाम की व्यवस्था के जरिए लागू किए गए हैं, जो विश्व शक्तियों के साथ ईरान के 2015 के परमाणु समझौते में शामिल है। और अब ईरान की तरफ से इन प्रतिबंधों का जवाब देने की तैयारी की जा रही है। ईरान की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वो जल्दी ही परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी को लेकर फैसला कर सकता है। ईरान की संसद इस पर फैसला लेगी और अधिकांश सांसदों ने पहले ही ये कह दिया है कि ईरान को एनपीटी से हट जाना चाहिए। ऐसा होने पर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। ईरानी सांसद इस्माइल कौसरी ने कहा कि जल्दी ही देश की संसद में एनपीटी के मामले पर चर्चा की जाएगी और इससे हटने का फैसला लिया जाएगा। लेकिन ईरान के संधि से हटने का मतलब फिलहाल परमाणु बम बनाना नहीं है। इस मुद्दे की बाद में अलग से समीक्षा की जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो हम इसे एजेंडे में शामिल कर सकते हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने भी इसे लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम घोषणा करते हैं कि कोई भी देश इन अवैध प्रस्तावों के आधार पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो उसे ईरान की ओर से गंभीर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस अवैध कार्रवाई के सूत्रधार 3 यूरोपीय देशों को भी हमारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ईरान इस तरह की कार्रवाई पर चुप नहीं बैठेगा। बाघेर ने जिन 3 यूरोपीय देशों की बात कही है वो देश हैं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। ईरान पर प्रतिबंध उस वक्त लगाए गए जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे हुए थे। उनकी भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं। हम पर जो शर्तें थोपी जा रही हैं उन्हें ईरान मंजूर नहीं करेगा। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान ने कभी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं की है और ना ही हम कभी किसी युद्ध की शुरुआत करेंगे, मगर जो कोई भी हम पर हमला करेगा उसे हम करारा जवाब देंगे। निस्संदेह हम अपनी क्षमता को हर दिन और मजबूत करेंगे जिससे कोई भी आसानी से हम पर हमला ना कर सके। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बेझिझक अपनी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि हम दबाव में आकर उन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय ढांचों के भीतर इंसानों के अधिकारों के खिलाफ हो। अफसोस की बात है कि अमेरिकियों की इच्छा नहीं है कि हम ये राह अपनाएं। साफ है, ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे वो झुकता नहीं दिख रहा, बल्कि ईरान अब इन प्रतिबंधों को लेकर जवाब देने की तैयारी में है। अगर ईरान एनपीटी से बाहर निकल जाता है तो वो तेजी से परमाणु हथियार बना सकता है और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की कोशिश में अमेरिका और इजरायल की तरफ से जंग का ऐलान भी किया जा सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देश के अलग अलग कोने में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पीओके में तो भारी बवाल देखा जा रहा है। दशकों से हाशिए पर पड़े यहां के लोग अब पाकिस्तान के अत्याचार सहने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी ने पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की शुरुआत कर दी। मुजफ्फराबाद में भीड़ को संबोधित करते हुए एएसी के एक प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने कहा कि हमारा अभियान किसी संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि उन मौलिक अधिकारों के लिए है जो 70 सालों से हमारे लोगों को नहीं दिया गया। बस बहुत हो गया, या तो अधिकार दिलाओ या जनता के गुस्से का सामना करो। दरअसल अवामी एक्शन कमेटी ने 38 सूत्रीय सुधारों की मांग की है। इसे लेकर उनकी तरफ से जारी किए गए चार्टर में पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में मौजूद 12 विधायी सीटों को खत्म करने की मांग पर जोर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके बहाने पाकिस्तान अपने लोगों को उन पर थोपता है और अब पाकिस्तान के खिलाफ जो विद्रोह के हालात दिखाई दे रहे हैं उसे देख ये साफ है कि पीओके के लोगों में बहुत आक्रोश भरा हुआ है। दरअसल इस क्षेत्र पर कब्जे के बाद पाकिस्तान ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो रही। बिजली से लेकर अनाज तक के लिए वो मोहताज हो गए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में छिटपुट प्रदर्शन तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार पीओके में बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया है।
बड़े पैमाने पर शुरू हुए इस प्रदर्शन ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद ने भीड़ को रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की। भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पीओके के प्रमुख शहरों में फ्लैग मार्च किया। प्रमुख शहरों के प्रवेश और निकास मार्गों को भी सील कर दिया गया है। आधी रात से ही इस क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद प्रशासन के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये किसी बड़े विद्रोह की चिंगारी है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकती है। यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका की सियासत में ही गहरी खाई पैदा कर दी है। विपक्षी दल डेमोक्रेट्स ट्रंप के एक के बाद एक फैसले पर असहमति जता रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। अपने फैसलों को लेकर उनका रवैया अड़ियल नजर आ रहा है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका शटडाउन की कगार पर पहुंच गया है। जी हां, अगर 30 सितंबर तक अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वहां अस्थायी फंडिंग बिल पारित नहीं हुआ तो देश भर में कई सरकारी दफ्तर अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगे। यानी जो कर्मचारी जरूरी सेवाओं का हिस्सा नहीं है, उन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। इसका आम लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही बड़ा असर पड़ेगा। इसी स्थिति को शटडाउन कहा जाता है। लेकिन इस फंडिंग बिल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा। रिपब्लिकन चाहते हैं कि सरकार की फंडिंग फिलहाल जैसी है वैसी ही जारी रहे, लेकिन डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ अहम मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन अब स्थिति हाथ से बाहर जाते देख ट्रंप को भी बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने इस मामले पर दोनों दलों के साथ बैठक को मंजूरी दे दी, जबकि इससे पहले तक उनका कहना था कि शटडाउन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन शटडाउन कराने वाले डेमोक्रेट्स हैं। यानी ट्रंप डेमोक्रेट्स पर दबाव बना रहे थे कि डेमोक्रेट्स अपनी मांगे छोड़े, क्योंकि अगर फंडिंग रुकती है तो कई सरकारी कर्मचारियों की स्थायी रूप से नौकरी जा सकती है। लेकिन डेमोक्रेट्स ने भी साफ कर दिया कि अपनी मांग मनवाने के लिए वो इस बिल को वोट नहीं देने पर मजबूर हैं। डेमोक्रेट्स ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस और कांग्रेस दोनों रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में है, इसलिए अगर सरकार का शटडाउन हुआ तो लोग ट्रंप और उनकी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसे में जब डेमोक्रेट्स नहीं झुके तो ट्रंप को ही अपने तेवर बदलने पड़े। और अब इस बैठक में चक शूमर, सीनेट के नेता जॉन थ्यून, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरीज भी शामिल होंगे। अस्थायी फंडिंग बिल पहले ही अमेरिकी संसद में एक रिपब्लिकन के बहुमत वाले सदन से पारित हो चुका है और अब इसे सीनेट में पारित करने के लिए कम से कम 60 वोट चाहिए, जिसके लिए ट्रंप की पार्टी को कम से कम 8 डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों का समर्थन में वोट हासिल करना होगा। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की बैठक किसी नतीजे पर पहुंचती है। ट्रंप डेमोक्रेट्स की मांग के आगे झुकते हैं या अमेरिका में शटडाउन होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे 11,000 साल पुरानी रहस्यमयी मूर्ति की। तो दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। आए दिन कई रहस्यों से पर्दा उठता रहता है और कई रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब ऐसे एक रहस्य से पर्दा उठा है एक मूर्ति के जरिए। दरअसल 11,000 साल से भी पुरानी लकड़ी की बनी एक अद्भुत मूर्ति सामने आई है जो दुनिया में आज भी सही सलामत है। और ये कोई आम मूर्ति नहीं है, बल्कि उस पर इबारत लिखी है। लकड़ी से बनी ये रहस्यमयी मूर्ति लगभग 125 साल पहले यानी साल 1890 में साइबेरिया पीटरबर्ग के शिगिर इलाके में मिली थी। इस इलाके में सोने की खुदाई करने वाले श्रमिकों को जमीन के करीब 13.5 फीट नीचे ये मूर्ति अचानक ही हाथ लग गई। कुछ टूटी फूटी हालत में थी। मूर्तिकारों ने जोड़कर इसे लगभग अपने मूल रूप में खड़ा किया। मूर्ति की वास्तविक ऊंचाई 17.5 फीट थी, जो टूट जाने के बाद 9 फीट से कुछ ही ज्यादा रह गई। जब इस मूर्ति की जांच की गई तब शुरुआती जांच में मूर्ति को 9500 साल पुराना बताया गया। हालांकि वैज्ञानिकों की एक टीम के जरिए कुछ साल पहले रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, जिसके बाद यह ऐलान किया गया कि यह मूर्ति 11,000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। और साथ ही इस मूर्ति को बनाने की कला भी आम मूर्तियों से कुछ अलग है। पुराने लार्च वृक्ष को काट और तराश कर बनी इस नक्काशीदार मूर्ति के चेहरे यानी गर्दन के ऊपर के हिस्से में आंखें, नाक और मुंह तो है, लेकिन गर्दन के नीचे का शरीर बिल्कुल सपाट और आयताकार है। और इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुख्य चेहरे के अलावा भी इसके कई और चेहरे हैं। अलग अलग कोणों से देखने पर इसके 7 चेहरे साफ दिखाई देते हैं। उनमें से एक चेहरा आश्चर्यजनक रूप से त्रिआयामी या 3 डायमेंशनल भी कहा जा सकता है, ऐसा दिखता है। इस मूर्ति के चारों ओर अज्ञात लिपि में कुछ शब्द भी खुदे हुए हैं, जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। साथ ही कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं भी खींची गई हैं। शोधकर्ता इसके बारे में बस अनुमान ही लगाते आए हैं।
फिलहाल इस मूर्ति को रूस के येस्टेरिनबर्ग के म्यूजियम में रखा गया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।